नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के पहली यूनिट के टॉपिक शुक्र के ऊपर, जिनको शुक्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु की मनुस्मृति के बाद में शुक्राचार्य की जो शुक्र नीति सार है, इनका ग्रंथ, वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय साहित्य में राजशास्त्र का। शुक्र नीति सार में राज्य और उसकी गतिविधियों, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और उसके कार्यकरण को केंद्रीय महत्व प्रदान करते हुए उनका वर्णन किया गया है। हालांकि शुक्र ने राज्य के सैद्धांतिक पक्षों को ज्यादा उन्होंने चर्चा नहीं की है, लेकिन जो व्यवहारिक पहलू है उनके ऊपर शुक्र नीति सार बहुत अधिक अपना ध्यान केंद्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन विषयों पर शुक्र ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, और इसलिए यह कह पाना संभव नहीं है कि शुक्र ने राज्य के सभी सैद्धांतिक पक्षों की उपेक्षा की है। यानी व्यवहारिक बातें बताते हुए भी हम ये देख सकते हैं कि इनके इस ग्रंथ में कुछ कुछ सैद्धांतिक चीजों का भी हम पता लगा सकते हैं। शासक, अब देखते हैं एक एक करके इन्होंने जो महत्वपूर्ण विचार दिए हैं वो क्या है। शासक की सत्ता के ऊपर उन्होंने प्रभावी नियंत्रण की बात उन्होंने की है। शुक्र नीति सार में शासक को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर शासक के लिए निरंकुश और अमर्यादित शक्तियों का वर्णन नहीं किया है, जैसे कि मनु ने किया है। शासक पर केवल धार्मिक और नैतिक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि लौकिक जीवन से भी बहुत सारे नियंत्रण इन्होंने बताए हैं, और किसी भी स्थिति में शासक के द्वारा अमर्यादित आचरण स्थापित नहीं किया जा सकता। और इनके दुरुपयोग की अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो दुरुपयोग की बात पे इन्होंने केवल देवीय दंड का ही नहीं, बल्कि लौकिक दुष्परिणामों की भी इन्होंने शासक को धमकी दी है। इसके बाद जो दूसरा बताया है इन्होंने, लोक कल्याणकारी राज्य का इन्होंने प्रतिपादन किया है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी राज्य के जो कार्य, बहुत सारे ऐसे कार्य इन्होंने बताए हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि इन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को बताया है। पर्यावरण की रक्षा के जैसा भी विषय इन्होंने बताया है राज्य का कर्तव्य के रूप में। और इन सब के अतिरिक्त मद्यपान, दूध क्रीड़ा यानी जुआ को नियंत्रित करने की भी व्यवस्था इन्होंने कही है। यानी शुक्र ने राज्य के सभी पक्षों को लेकर के कार्यों को कार्यों के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा इन्होंने राज्य और राष्ट्र के बीच में भेद, स्पष्ट रूप से भेद, राज्य और राष्ट्र के बीच में स्पष्ट भेद इन्होंने किया है, जो कि हमें मनु या कौटिल्य में प्राप्त नहीं होता। तो शुक्र ही ऐसे प्राचीन विचारक हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्र में भेद स्थापित किया है। कोई भी जो देश है वो एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में राष्ट्र है, और जब इस राष्ट्र के पास संप्रभुता मिल जाती है, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो राज्य बन जाता है। तो इस तरह से राष्ट्र और राज्य के बीच में अंतर स्थापित करने वाले पहले ये प्राचीन विचारक थे। इसके अलावा इन्होंने राज्य के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों की वैज्ञानिक विवेचना इन्होंने की है। उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई है, जिसमें जो वर्तमान में जिस तरह से विभिन्न नियम राज्य कर्मचारियों के बारे में लिखित में होते हैं, वैसे ही आचार संहिता इन्होंने बनाई है, जिसके अनुसार सभी कर्मचारियों को लाभ, परिलाभ और दंड देय होगा। इसके अलावा इन्होंने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की भी विवेचना इन्होंने की है। परराष्ट्र संबंधों की विशद विवेचना करते हुए उन्होंने न केवल षाटगुण्य नीति और उपाय वरन दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य बल, युद्ध जैसे संबंधों का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसीलिए जो प्राचीन हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ है, उनमें शुक्र नीति सार ही संभवतः ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जिसमें युद्ध को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादक भी शुक्र को माना जाता है। प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था किस तरह से? मूल रूप से मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था को अपनाते हुए ही शुक्र ने उस व्यवस्था को अधिक मानवीय, अधिक प्रगतिशील, यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताया है। इसीलिए
इनकी सामाजिक व्यवस्था को प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था कहा गया है। अगर मनु की सामाजिक व्यवस्था को पढ़े हम तो उससे यही विचार बनता है कि उन्होंने वर्ण का आधार जन्म को माना है, लेकिन शुक्र का स्पष्ट विचार है इस बारे में कि मूलतः वर्ण का आधार जन्म होते हुए भी कर्म के आधार पर भी किसी विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। उनका ये भी मत है कि यदि किसी वर्ण के सदस्य के द्वारा भरण पोषण के लिए अपने वर्ण के लिए निश्चित वृत्ति से हट करके कोई दूसरा व्यवसाय अपनाया जाए तो उसे निंदनीय नहीं समझा जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के संबंध में शुक्र का ये मत उस काल में प्रचलित कट्टर मत से पूरी तरह से भिन्न और प्रगतिवादी विचार हम कह सकते हैं।